हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग BCOE 141 के। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके आंसर्स प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। जस्ट एक दिन बाद इसके एग्ज़ाम है। अगर टाइम होता तो आपको कहने की नीड नहीं पड़ती, तो प्लीज़ बार बार मैसेज मत करिए कि सर इनके आंसर्स के लिए हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं, आप आंसर्स नहीं दे रहे हो। यार मेरी मजबूरी है, मेरे पास ना टाइम नहीं है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थर्ड ईयर के दिसंबर में है और मैं अभी आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ या क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। जब भी मेरे पास टाइम था मैंने आपको आंसर्स दिए थे। सॉरी उसके लिए मैं आपको आंसर्स नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को मैं पेज नंबर और क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग जाकर वहाँ पे पढ़ लें, और थोड़ा थोड़ा मैं वीडियो के बीच में बताता रहूँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ओके, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। तो पहला है एक्सप्लेन मीनिंग एंड कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या है, तो मार्केटिंग के 5 टाइप के कंसेप्ट होते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट कंसेप्ट, दूसरा होता है प्रोडक्शन कंसेप्ट, तीसरा होता है सेलिंग कंसेप्ट, चौथा होता है मार्केटिंग कंसेप्ट और पांचवा होता है आपका सोसाइटल कंसेप्ट। ठीक है, तो इन 5 कंसेप्ट को मतलब इनका डेफिनेशन क्या है वो देख लेना कि इनको कहते क्या है। मतलब इनको जैसे कि प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेना। तो पांचों टाइप के कंसेप्ट की आप क्या करना, डेफिनेशंस देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी। जो मार्केटिंग है उसका इंपॉर्टेंस क्या है डेवलपिंग इकोनॉमी में, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको एक पैराग्राफ में मिलेगा पेज नंबर 19 पे। आपको समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे डाल लीजिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे या अपने मन से बना के आ सकते हो। ठीक है, कि मार्केटिंग वजह से क्या हो रहा है कि जो भारत की जो थिंग्स हैं, ठीक है, उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, लोग उनको खरीद रहे हैं तो डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है। और जब भारत की जो थिंग्स हैं उनकी सप्लाई बढ़ेगी या एक्सपोर्ट होंगी या मतलब कहीं भी उनको अगर उनकी सेलिंग होगी तो अर्निंग किसको होगी, भारत को होगी। तो बहुत सारे इसमें टॉप पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, बना के लिख सकते हो। तो पेज नंबर 10 पे मिल जाएगा आपको मीनिंग, 11 पे मिल जाएगा कंसेप्ट, 19 पे आपको देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट की बात करूँ तो है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट, एग्जामाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मार्केट। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करूं तो उसमें जैसे आपका एक आ जाता है गवर्नमेंट मार्केट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका आ जाता है कंज्यूमर मार्केट और इसमें आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन मार्केट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था ऑर्गेनाइजेशन मार्केट। इसके आपको टाइप्स भी दिए गए हैं और इसके आपको क्या था, कैरेक्टरिस्टिक भी दिए गए हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 44 पे देखने को मिल जाएगा आपका टाइप्स ऑफ मार्केट और उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे पेज नंबर 46 पे। तो आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, अगर चाहो तो टाइप्स पढ़ सकते हो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के टाइप्स क्या हैं, आई थिंक 3 टाइप के होते हैं। तो होता है इंडस्ट्रियल मार्केट, एक होता है रीसेलर मार्केट, मतलब कि जो क्या करता है पहले चीज़ को खरीदता है फिर उसको बेच देता है। ठीक है, और तीसरा होता है गवर्नमेंट मार्केट। तो 3 टाइप के आपके ऑर्गेनाइजेशन मार्केट देखने को मिलेंगे आपको पेज नंबर 46 पे। अब बात करते हैं इनके कुछ फीचर्स हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स, बात वही है। ठीक है, तो इनके कुछ फीचर्स उनको देख लेने से, जैसे कि फ्यूअर बायर्स होते हैं, इसमें लार्जर बायर भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आई थिंक इन इलास्टिक डिमांड होता है। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं, आप देख लेना। प्रोफेशनल परचेसिंग होती है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मतलब कि एक बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, तो परचेसिंग कैसी होगी, प्रोफेशनल होगी। तो ये सारे इसके पॉइंट्स हैं, तो आप इनको पढ़ लेना जाके, पेज नंबर 46 पे देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की सेकंड पार्ट की बात करें तो है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, कंज्यूमर बिहेवियर को। दूसरा इसमें है एक्सप्लेन कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, कि जो कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस है उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपकी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर है, तो पेज नंबर 70 पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी में क्या एक मतलब टेबल दी गई है, आपको फिगर दिया गया है, उसको देख लेना तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें कुछ आपके होते हैं साइकोलॉजिकल बिहेवियर होते हैं। ठीक है, जिनमें आपका आता है कि मोटिवेशन क्या है, कंज्यूमर चीज़ को खरीदना चाहता है कि नहीं खरीदना चाहता है, उसका एटीट्यूड क्या है। वैसे ही उसके सोशल बिहेवियर्स आते हैं। ठीक है, मतलब कि फैमिली, ग्रुप, या जिसने रेफरेंस किया है क्या प्रोडक्ट वो। ठीक है, उसके बाद रोल्स स्टेटस क्या है, मतलब कि उसका रोल क्या है, उसके बाद पैसा है कि नहीं खरीदने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है कल्चरल बिहेवियर, जैसे कल्चर क्या है उसका, कौन सी सोसाइटी से आता है। वैसे ही आपका आ जाता है पर्सनल बिहेवियर। ठीक है, कि एज क्या है, मतलब एज के हिसाब से लोग क्या करते हैं, गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो एज कितनी है। ठीक है, उसकी इनकम क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, और उसकी जो लाइफ स्टाइल पर्सनैलिटी है, लाइफ स्टाइल है वो क्या है। तो आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 70 पे। अब बात करते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 79 पे। सो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जब बाई करते हैं तो कंज्यूमर, तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं बाई करने की, तो उनको रिकॉग्नाइज़ करना है। ठीक है, उसके बाद पहले अगर कोई चीज़ परचेज़ की है तो इसकी इन्फॉर्मेशन सर्च करके
जानकारी उनको देनी है कि आपने पहले ये चीज़ यहाँ पे परचेज़ की थी, आपको इसमें इंटरेस्ट है। जैसे आप कभी भी कोई शॉपिंग करते हो तो आपको पहले से आपकी इंटरेस्ट वाली चीज़ें दिखने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद और कोई अल्टरनेट होगा तो उसका क्या करना है, शानदार सिल्वर वेट, एक मिनट, BI वाले बोले शानदार शनिवार, यहाँ पे तो हर चीज़ क्या ही बताऊँ, कोई चीज़ शानदार नहीं है ठीक है। तो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा 79 पेज नंबर पे, आप इनको पढ़ लेना। उसके बाद जिसमें परचेज डिसीजन भी आ जाता है इसी में कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स से आप जाके पढ़ लेना, सिंपल पॉइंट्स से ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ तो आपका है डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है किसका, प्रोडक्ट्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें आपको प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे कंज्यूमर गुड्स हो जाता है, इसमें इंडस्ट्रियल गुड्स हो जाती हैं, ड्यूरेबल गुड्स हो जाती हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो जाती हैं, टेंजिबल गुड्स हो जाती हैं और सर्विसेज हो जाती हैं, ठीक है। 3 बेसिस पे होते हैं शायद ये, एक तो यूज़र का स्टेटस क्या है उसके बेसिस पे 2 होती हैं, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स। वैसे ही ड्यूरेबिलिटी कितनी है, ठीक है, मतलब कितना चलने वाला, एक्सपायर कब हो जाएगा, तो वो 2 टाइप की होती है, ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स। वैसे ही टेंजिबिलिटी, मतलब कि अब से टच कर सकते नहीं कर सकते, तो वो भी 2 टाइप की होती है, एक होता है टेंजिबल गुड और एक होता है सर्विसेज, सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते। तो इनमें भी बहुत सारे टाइप्स है। जैसे कंज्यूमर गुड्स की बात करूँ तो इसमें भी आपका आ जाता है कि जैसे शॉपिंग गुड्स हो गई, ठीक है, उसमें भी आपकी ऑपरेटिंग के लिए अलग होती है, रॉ मटेरियल अलग होता है। ऐसी इंडस्ट्रियल गुड्स भी होती है, मतलब कि आपको क्या करना है कि सारे गुड्स के जो टाइप्स हैं उनको पढ़ लेना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में आप क्या करना है, तीनों जो बेसिस हैं उनके कुछ टाइप्स हैं, 2 जैसे कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, टेंजिबल गुड्स और इंटेंजिबल गुड्स, इनके टाइप्स को पढ़ लेना, इनको समझ लेना, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके एडवांटेजेस क्या हैं वो आपको बताना है। तो इसमें आपको पेज नंबर 102 पे आपको एडवांटेजेस देखने को मिल जाएंगे डाइवर्सिफिकेशन के, ठीक है। जैसे ये क्या करता है कि पूरी जो कंपनी है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो आपका न्यू प्रोडक्ट है तो जो डीलर्स हैं जो डील करते हैं उनको अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है कौन, डाइवर्सिफिकेशन। जब अपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाई करोगे, प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करोगे, ठीक है, जब लोगों तक इंट्रोड्यूस कराओगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज़ होगी। जो आपके डीलर्स हैं वो क्या होंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे प्रोडक्ट के लिए। तो ये सब होता है प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन करना। आपको पेज नंबर 102 पे इसके एडवांटेज देखने को मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं व्हाट आर द स्टेजेस इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब कि जब नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं तो कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो इसका आपको जो आंसर है वो देखने को मिलेगा 110 पेज नंबर पे। तो इसमें भी कुछ आपकी मतलब कि कुछ स्टेजेस हैं, जैसे आइडिया जनरेट करना पड़ता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमें करना है। उसके बाद जिसमें आइडिया को, जो बहुत सारे आइडिया आपने जनरेट किए उनमें से जो बेस्ट आइडिया है उसको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है कि शायद मतलब सच में ये प्रोडक्ट जिस एरिया में हम लॉन्च करना चाहते हैं उसमें वर्क करेगा नहीं करेगा, लोग उसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे। फिर पूरा जितना भी आपने जो कुछ भी टेस्टिंग की है उसको पूरा एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। लास्ट में फिर वही आपका मतलब कि फिर बाद में आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो आप जाके पढ़ लेना, पेज नंबर 110 पे देखने को आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट की बात करूँ तो डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो इसके स्टेजेस क्या हैं, ठीक है। तो आपको पेज नंबर 116 पे आपको देखने को मिलेगा इसके स्टेजेस। तो आप जाके PLC क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ लेना। स्टेजेस अगर नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, बट आप PLC क्या होता है आप इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो इसके भी बहुत सारे स्टेज होते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज हो जाता है, इसमें ग्रोथ स्टेज हो जाता है, उसके बाद मैच्योरिटी कब होती है तो वो स्टेज हो जाता है, और फिर कब खत्म हो जाता है मतलब डिक्लाइन या एक्सॉस्टेज स्टेज हो जाता है, ठीक है। तो ये वेरियस स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या है ब्रांडिंग के, वो आपको बताने हैं। तो आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा पेज नंबर 128 पे। ब्रांडिंग तो आप जानते हो ब्रांडिंग क्या होता है, ठीक है। तो ब्रांडिंग के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो आप जाके पढ़ लेना, सिंपल है। अगर आपको वहाँ से समझ में ना आए तो आप क्या करना है, गूगल से आप देख सकते हो। तो पेज नंबर 128 पे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो है एक्सप्लेन रोल या इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, ठीक है। तो रोल या इंपॉर्टेंस एक ही चीज़ है, तो प्राइसिंग के रोल या इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं किसके, प्राइसिंग के। तो आपको बताना है कि रोल एंड एडवांटेजेस क्या है। तो आपको पेज नंबर 148 पे इसका आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 148 पे आपको रोल एंड ऑब्जेक्टिव दिए गए प्राइसिंग के, ठीक है।
पॉइंट वाइज नहीं दिए गए होंगे तो आप क्या करना, आप इनको गूगल कर लेना, तो आपको आ जाएगा कि प्राइस की रोल एंड इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, ठीक है, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा 150 पे देखने को मिल जाएगा। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, वैसे 3 कैटेगरीज में होते हैं आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। तो होता है प्रॉफिटेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव की प्रॉफिट कमाना है प्राइसिंग से, उसके बाद कितना सेल्स हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जो प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्टिव होता है उसमें भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है, और अपना कोई एक मतलब कि इतना आपने पैसा लगाया है उसको क्या करना है, अचीव करना, वहाँ तक उस पैसे तक हमें क्या करना है, अपनी जो प्राइसिंग है वो रखनी, जिससे कि जो पैसा हमने लगाया है वो क्या हो सके, अचीव हो सके, ठीक है। वैसे ही सेल्स वाला भी ऑब्जेक्टिव में आपका जाता है कि जो सेल्स का वॉल्यूम है उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। उसके बाद जो मार्केट का शेयर है उसको भी क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और अदर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं तीसरा, तो उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो आप क्या करना, सारे ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लेना। आगे बात करते हैं, इसमें है व्हाट फैक्टर्स डू अफेक्ट द बेसिक प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं प्राइस को, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के। तो इसमें क्या आपके बहुत सारे फैक्टर, जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है वो आ जाएगा, कंपटीशन कितना है वो आ जाएगा, लीगल कंसीडरेशन कितना है, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे इसमें पॉइंट्स आप जाके पढ़ लेना, पेज नंबर 153 पे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट की। तो इसमें है डिस्क्राइब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे चैनल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाते हो, होलसेलर होता है, रिटेलर्स होता है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, ठीक है। पर्सनल आपका डायरेक्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आप डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाते हो थ्रू सेल्समैन। तो बहुत सारे चैनल से आप इनको जाके पढ़ लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं डिस्कस द फंक्शंस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल हैं उनके फंक्शंस क्या है, आपको क्या करना है, उनको डिस्कस करना है। तो आपको पेज नंबर 199 पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि फंक्शंस कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या है, प्रोसेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोमोशन मिक्स, और कौन कौन से प्रोसेस हैं या फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं प्रोमोशन मिक्स को, ठीक है। इससे पहले मैं बताता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के फंक्शंस क्या हैं। तो इसमें जहाँ तक मुझे याद है तो 2-3 फंक्शंस मुझे याद है, जैसे ट्रांजैक्शन फंक्शंस होगा, ठीक है, और उसमें आपका फैसिलिटेटिंग फंक्शन होगा, एक फंक्शन मैं भूल रहा हूँ इसमें शायद, तो आप ये जाके पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको देखने को मिल जाएगा कौन से पेज नंबर पे, 199 पे। आगे बात करते हैं, इसमें है कि फंक्शंस ऑफ, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसके एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस, बिजनेस कम्युनिकेशन सबने पढ़ा होगा, आपने अच्छे से देखा होगा, उसमें एक प्रोसेस था बिजनेस कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो मुझे बताने की नीड नहीं है कि एक सेंडर होता है, मैसेज भेजता है, फिर वो इनकोडिंग करता है, डिकोडिंग होती है, उसमें नॉइजेस होती हैं, ठीक है, चैनल थ्रू चैनल भेजता है। तो वही सारे प्रोसेस है। इसको मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आप लोग अगर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता और आप पढ़ते नहीं तो बोलते सर यार ये सर क्वेश्चन आपने बताया नहीं था। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पढ़ने की नीड भी नहीं है, तो मैंने इसको इसलिए लिख दिया, ठीक है। तो इसमें आपका सेंडर, रिसीवर, इनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग, रिस्पांस, फीडबैक, सब वही चीज़ें हैं जो हमने बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में पढ़ी थी। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन मिक्स होता क्या है वो समझ लेना पहले, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं किसको, प्रमोशन मिक्स को। तो इसको भी पढ़ लेना, आपको ये देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 280 पे। तो उसमें फैक्टर्स जैसे कि जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट क्या है, ठीक है, और मतलब कि जो मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें अभी, तो आप उनको जाके पढ़ लेना। प्रोडक्ट कौन से टाइप का है, उसकी मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, तो ये सारे आपके फैक्टर्स हैं, तो आप इनको जाके पढ़ लेना पेज नंबर 280 पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन, मतलब कि एक अच्छे सेल्स पर्सन की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, और व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्स प्रमोशन, और सेल प्रमोशंस की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर मैं बात करूँ गुड सेल्स पर्सन की क्वालिटीज़ की, तो इसमें आपका चलता है कि उसकी मेंटल क्वालिटीज़ कैसी होती है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, कर्टसी क्या है, मतलब कि सही है कि नहीं, लोगों से कैसे बात करता है, एम्पैथी है कि उसके अंदर नहीं, दया भाव है कि नहीं है, उसके बाद ऑनेस्ट है कि नहीं है, ठीक है, उसकी फिजिकल क्वालिटीज़ क्या है, मतलब काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ऐसा तो नहीं है कि उसकी शरीर में एनर्जी नहीं है, आप उसे सेल पर्सन बना रहे हो, क्योंकि सेल पर्सन का भी काम हार्ड होता है, आपको घर घर जाकर प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है। तो उसकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं आप देख लेना जाके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया गया 302 पर। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 304 पर। तो इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये यूनिट कॉस्ट को मतलब घटाता है, ठीक है, और जो सेल्स है उसमें सपोर्ट करता है,
उसके बाद मतलब सेल्स प्रमोशन से क्या होता है कि कंट्रोल बेटर होता है। डिसएडवांटेजेस इससे कुछ हैं तो आप जाके इनको पढ़ लेना, किसमें, पेज नंबर 304 पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड टाइप्स ऑफ मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और टाइप्स ऑफ मीडिया कौन कौन सी हैं जो एडवर्टाइजिंग करती हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिशिंग दो टॉपिक हैं। तो पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजिंग का मैंने डिफरेंस भी दिया है, बट आपको क्या करना है, अभी ऑब्जेक्टिव देखने हैं एडवर्टाइजमेंट के कौन कौन से हैं। तो एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है, मैं सिंपली पूछूँगी, आपसे पूछूँ कि एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है, तो आप बोलोगे सर कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको कस्टमर तक पहुँचाने के लिए। तो पहला यही हो गया आपका क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। फिर आप बोलोगे सर कि जो आपका नया प्रोडक्ट है, नया सर्विस है, उसको अनाउंस करने के लिए आप करते हो, तो दूसरा ये हो गया। फिर बोलोगे सर कि जो आपका क्या बोलते हैं प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट को आपने मॉडिफाई किया या फिर उसको उसमें चेंजमेंट लाए हैं तो उसको इंट्रोड्यूस करना होगा, अनाउंस करना होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट को क्या करना है, आपके एक्सपेंड करना है, जिससे कि नए नए बायर्स उसमें जुड़ सकें। उसके बाद कोई स्पेशल ऑफर जब कोई आता है तो हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसको बताना है। तो ये सारे जो आपके हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको दिए गए हैं, कौन से पेज नंबर पे, 313 तो आप जाके पढ़ लेना, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मीडिया कौन कौन सी है एडवर्टाइजिंग की, तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि कौन कौन सी मीडिया है, मतलब कि जो टाइप्स ऑफ मीडिया, अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप बोलोगे सर एक तो आपका न्यूज़पेपर होता है जिसमें मैगजीन्स होती हैं, ऐसे हम बोलते हैं प्रिंट मीडिया। वैसे ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है जो हम देखते हैं, ठीक है। कभी कभी रेडियो पे या टेलीविज़न पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो वो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया हो गया। फिर जैसे डायरेक्ट मेल के द्वारा या फिर किसी और चीज़ के द्वारा, तो उसे हम डायरेक्ट मीडिया कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स है मीडिया के, तो आप ये जाके पढ़ लेना, तो पेज नंबर 324 पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सप्लेन बेनिफिट्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और क्रिटिसिज्म मतलब कि इसमें फ़ायदे क्या हैं और इसके मतलब नुकसान क्या क्या हैं, ठीक है। तो फ़ायदे की बात करूँ तो आपको पेज नंबर 320 के आसपास या 321 आई थिंक 319 पे देखने को मिल जाएगा आपको बेनिफिट्स, और 321 पे देखने को मिलेगा आपको क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि इसका जो एडवर्टाइजिंग में कुछ और होता है और रियलिटी में कुछ और होता है, तो आपको बेड टेस्ट मिलता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इसके क्रिटिसिज्म्स भी आप इनको जाके पढ़ लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो एक्सप्लेन फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रूरल मार्केट अगर डिस्कस हुआ है तो इसमें आने के चांसेस मेरे हिसाब से 90 से ऊपर है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो पेज नंबर 366 पे आपको देखने को मिल जाएगा फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल मार्केट, ठीक है। जो रूरल मार्केट होता है उसके फीचर्स क्या है, जैसे अब इसके फीचर्स क्या है कि इसमें जो लोग परचेस कम करते हैं सामान को, उसकी परचेसिंग पावर को बढ़ाना है, ठीक है। मार्केट की ग्रोथ करनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उनको डेवलप करना होगा। फिर जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है उसको क्या करना है, आपको इंक्रीज़ करना है। और भी सारे इसके फीचर्स होते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो इंपॉर्टेंस भी इसमें बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आप इनको क्या करना, जाके पढ़ लेना पेज नंबर 366 पे। अब बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ रूरल मार्केट। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, रूरल मार्केट की ग्रोथ को। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लिटरेसी नहीं है, एजुकेशन लेवल डाउन है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कम है। उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो तो ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है। और उसके बाद जो मतलब अर्बन एंड रूरल एरियाज़ उनकी जो इंट्रैक्शन है वो कम है, ठीक है। मतलब कि अर्बन वाले रूरल एरियाज़ में नहीं आते क्योंकि वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है, लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं अर्बन में। तो ये सारे रूरल मार्केट के क्या है फैक्टर हैं जो अफेक्टिंग करते हैं ग्रोथ को। तो आप अपने मन से बना के लिख सकते हो और चाहो तो पढ़ भी सकते हो। 368 पेज नंबर पे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट की बात करूँ तो व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई टेलिंग एंड ग्रीन मार्केटिंग, ठीक है। तो ई टेलिंग क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 387 आपको देखने को मिल जाएगा। और ग्रीन मार्केट के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है वो आपको 397 को देखने को मिल जाएगा, जस्ट 10 पेजेस बाद, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग क्या होता है आपको ये पढ़ लेना जाके, 387 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वैसे इसमें और कुछ भी दिया गया जैसे इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, तो आप इनको पढ़ लेना। दोनों सब चीज़ें जैसी हैं, तो अगर इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज आते हैं तो आप इनको जो पॉइंट्स आपने ई टेलिंग के पढ़े हैं आप उनको लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ग्रीन मार्केट क्या होता है, ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है। तो 397 में आपको उसके इंपॉर्टेंस देखने को मिल जाएंगे। ग्रीन मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। तो ग्रीन प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, उनका बीच में डिफरेंस भी इसमें शायद दिया गया है, इसके इंपॉर्टेंस भी दिए गए हैं। ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। तो मतलब कि सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होती है, गवर्नमेंट का प्रेशर कम करती है, ठीक है। कॉम्पिटिशन को भी
रिड्यूस करती है ग्रीन मार्केटिंग। मतलब ग्रीन मार्केटिंग मतलब कि जो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उनको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं किसमें, तो उसे हम बोलते हैं ग्रीन मार्केटिंग। मतलब कि इन्वायरमेंटल है ना, उसको नुकसान ना हो, ऐसी मार्केटिंग जो इन्वायरमेंट के लिए कैसी हो, फ़ायदेमंद हो, उसको कोई नुकसान ना हो, ऐसी मार्केटिंग को हम बोलते हैं ग्रीन मार्केटिंग। ठीक है, तो इसको भी जाके पढ़ लेना। उसके बाद इसमें 10 का सेकंड जो पॉइंट है वो है ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, बहुत बार मैं इसको समझा चुका हूँ कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है। ठीक है, इसको फिर समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, अपने मोबाइल फ़ोन या किसी के द्वारा किसी कोने में आपको चाहिए कोई सोफ़ा चाहिए। ठीक है, सोफ़ा आप खरीद रहे हो, बट आपको पता नहीं है कि सोफ़ा वहाँ पे कैसा दिखने वाला है। तो आपको पता करना है कि सोफ़ा मैं वहाँ पे रखूँगा तो वहाँ पे सोफ़ा कैसा दिखेगा। तो आपने क्या किया, ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा आप एक सोफ़ा का चित्र, मतलब आप वहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है, पिक्चर आपको नज़र आ जाएगी जहाँ पे आप सोफ़ा रखना चाहते हो। मतलब वहाँ पे सोफ़ा होगा नहीं, लेकिन आप ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा वहाँ पे सोफ़ा बना के रख सकते हो देखने के लिए कि यहाँ पे सच में सोफ़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, उसमें ये होता है कि जब आप वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करते हो तो जिस वर्ल्ड में आप हो, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, डायनासोर वाला कोई भी वीडियो आपने चला रखा है, तो आपको ये लगेगा कि मैं उसमें डायनासोर के साथ हूँ, लेकिन आप वो रियलिटी कैसी वर्चुअल है। आपको लगेगा कि वो जो वर्ल्ड, वो दुनिया है, उसमें आप उस टाइम एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, जाके पढ़ लेना, पेज नंबर 415 का देखने आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन की, तो इसमें सेलिंग एंड मार्केटिंग का डिफरेंस देख लेना, पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग का डिफरेंस देख लेना, उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का डिफरेंस देख लेना। तीनों डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को देख के जाना, समझ के जाना। शॉर्ट नोट्स की बात करूँ तो इसमें कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इसमें 4 पीस होते हैं बेसिकली, लेकिन 7 पीस तक एक्शन किया जाता है। तो पेज नंबर 22 पे फिगर 1.3 पे आपको देखने को मिल जाएगा 4 पीस, नीचे उसके दिए गए होंगे 7 पीस, तो आप दोनों को देख लेना। ठीक है, 7 पीस क्या होते हैं, 4 पीस क्या होते हैं, तो पेज नंबर 22 पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 पीस को ही पढ़ लेना, क्योंकि बाई चांस अगर 7 पीस आपसे पूछता है तो आपको बता सको, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें क्या होता है, आपके जो 4 पीस होते हैं उसमें प्राइसिंग होता है, प्रमोशन होता है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग होती है। चाहे आपके 4 पीस हो गए, ठीक है, इसके बाद इनको एक्सटेंड कर दिया जाता है कुछ 2-3 पीस, जो मतलब पीस से, और जैसे पीपल हो गया, प्रोसेस हो गया, फिजिकल एविडेंस हो गया, तो आपके 7 पीस हो जाते हैं मिला के। ये मार्केटिंग मिक्स के क्या है, कंसेप्ट है। ओके, आगे बात करते हैं माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, फिगर नंबर 2.1 32 पेज नंबर पे आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, 32 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका आंसर क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। पूरा फिगर दिया गया है कि माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से आते हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं, तो आप इनका भी आंसर जाके पढ़ लेना। तीसरा है मार्केट सेगमेंटेशन एंड पोजीशनिंग। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, पोजीशनिंग क्या होती है, तो पेज नंबर 51 एंड 60 पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। मार्केट सेगमेंटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है इसमें, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, लेकिन इतने नहीं है। ठीक है, तो आप इसका मीनिंग क्या होता है उसको पढ़ लेना। ठीक है, किसका, सेगमेंटेशन का, मार्केट सेगमेंटेशन का, और पोजीशनिंग क्या होता है इसको भी आप समझ लेना। आगे बात करते हैं वाई डू न्यू प्रोडक्ट फेल। ठीक है, तो जो न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं वो फेल क्यों हो जाता है, उसके रीजंस क्या हैं। ठीक है, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मैंने उसको इम्पोर्टेंट वाले शॉर्ट नोट्स में इसलिए दिया है क्योंकि शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। सिंपल से इस पॉइंट से आपको पेज नंबर 115 पेज के आंसर देखने को मिल जाएंगे। जैसे उसमें क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट का प्रॉब्लम रहता है, तब फिर हो जाता है प्रोडक्ट आपका अच्छा नहीं होता है, अप टू क्वालिटी नहीं होता है। उसके बाद जो आपके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो चैनल्स हैं, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, और जैसे आपने प्रमोशन अच्छे से नहीं किया तो लोगों तक पहुँचा ही नहीं है कि आप प्रोडक्ट आपका ऐसा है, तो उसमें वजह से फेल हो जाता है। वैसे ही आपकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है, लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका फेल हो जाएगा। कंपटीशन ज़्यादा है, तो ये सारे आपके क्या हैं, रीजंस हैं, तो आप इनको जाके पढ़ लेना पेज नंबर 115 पे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्काउंट एंड अलाउंस। ठीक है, तो डिस्काउंट के टाइप्स क्या हैं और अलाउंस के टाइप्स क्या हैं, आपको पेज नंबर 168 पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनके आंसर्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ डिस्काउंट में आपका क्वांटिटी डिस्काउंट आ जाता है कि आप क्वांटिटी में डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, तो ये सारे आप जाके पढ़ लेना। जैसे ट्रेड डिस्काउंट हो गया, इसमें कैश डिस्काउंट भी आ जाएगा, आपका सीजनल डिस्काउंट आ जाएगा, तो आपके कुछ अलाउंस भी इसमें होते हैं, तो आप इनको जाके पढ़ लेना। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक टॉपिक है, ठीक है, पूरा एक आई थिंक एक यूनिट है पूरा, जहाँ तक मुझे याद है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक पूरा यूनिट है। तो उसमें आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आपको पता होना चाहिए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इनके ऑब्जेक्टिव अपने मन से बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आप फिजिकली जाके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपको जो कस्टमर सर्विस है उसको इम्प्रूव कर लेते हो, पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। फिर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है उसको क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। फिर इसमें मतलब कि जो टाइम है उसको क्रिएट कर रहे हो। मतलब बहुत सारे इसके आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आप जाके इनको पढ़ लेना। प्राइस जो आपका वो स्टेबल रहता है, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है एडवर्टाइजमेंट पे। आगे बात करते हैं
कंपैरिजन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, जो प्रमोशन मिक्स है उसके जो वेरियस क्या बोलते हैं कंपोनेंट, कंपैरिजन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, मतलब बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं तो आपको क्या करना है, उनका कंपैरिजन करना है। तो पेज नंबर 14 पॉइंट मतलब आपको पेज नंबर 279 पे एक चार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चार्ट में क्या है, आपको सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं, उनका कंपैरिजन दिया गया है। अगर आपको वहाँ पे समझ में ना आए 14 वन टेबल पे, तो उससे पहले आपको सारे जो आपके क्या बोलते हैं, जो भी जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपको पॉइंट वाइज दिए गए हैं, सिर्फ 1-2 पेज पहले, तो आप उनको जाके पढ़ लेना। इसमें ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं, जैसे आपका हो गया एडवर्टाइजिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग आपको पता है क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सेल्स प्रमोशन पढ़ लेना, पब्लिसिटी क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। तो आप जाके इनके वेरियस कंपोनेंट्स के जो कंपैरिजन है वो आप देख सकते हो टेबल नंबर 14.1 पेज नंबर 279 पे। आगे बात करते हैं अमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ रूरल मार्केट इन इंडिया, ठीक है। तो रूरल मार्केट में कौन कौन से अमर्जिंग ट्रेंड्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा 376 पेज नंबर पे। रूरल मार्केट से एक क्वेश्चन जहाँ तक मुझे पता है आने के चांसेस हैं, तो इस टॉपिक को मत छोड़ना, ठीक है। सिंपल टॉपिक, कोई हार्ड नहीं है, तो आप जाके इनको समझ लेना, ठीक है। आगे तो पेज नंबर 376 पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम नई नई सर्विसेज को रूरल मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद इनकरेज कर रहे हैं लोगों को वहाँ पे फैक्ट्रीज़ खोलने के लिए या फिर सर्विस जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन करने के लिए। और भी इसमें आ जाते हैं कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, नई नई स्कीम्स ला रही है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, मतलब कि जो लोग हैं रूरल के वो फार्मिंग छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप में घुसे हैं, इसलिए गवर्नमेंट बहुत सारी क्लासेस भी ले रही है। तो ये सारे आपके क्या हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स है रूरल मार्केट के इंडिया में। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड कंज्यूमरिज्म, मतलब कि रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होती है और कंज्यूमरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये एक आप इनका क्या करना, सिंपल सा माइंड में आइडिया ले लेना कि रिलेशनशिप मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है, और कंज्यूमरिज्म क्या होता है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। मैंने इस बार बहुत ट्राई किया कि मैं कम से कम क्वेश्चन को रखूँ, तो मैंने वैसे ही कम से कम क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश की, लेकिन पूरा जो 20 आपके यूनिट्स हैं पूरा थ्योरी बेसिस है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चंस की बढ़ने की चांसेस होते हैं यार। देखो इग्नू है, क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे आते हैं जो बुक से भी नहीं आते, तो मुझे इतना तो क्लियर नॉलेज नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं बात करूँ पूरे बुक में क्वेश्चंस की, ठीक है, तो हर एक यूनिट में कम से कम 15 क्वेश्चन होते हैं। 15 × 20 करोगे तो आपको 300 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पूरी बुक में, ठीक है। 300 में से अगर मैं 10-15 क्वेश्चन आपको लिख के दे देता हूँ तो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये होते हैं, ऐसा सोचते हैं कि सर वही दें जो आने वाला एग्जाम में। तो भाई मैंने कोई पेपर नहीं बनाया है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। आपकी एग्ज़ाम्स अभी हैं, मतलब मैं आपका जूनियर हूँ, समझ में आ रहा है, एक सेमेस्टर जूनियर हूँ मैं आपका। तो आप मैं जूनियर होके मैं कितना कर सकता हूँ यार। तो वही चीज़ है कि मैंने कोई पेपर नहीं बनाया है, तो ये पूरी बुक में से कौन सा इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स हैं वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, जिससे कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चंस के ज़्यादा होने की चांसेस हैं, लेकिन इतने भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं अगर आप अच्छे से इनको पढ़ोगे तो। बेसिकली पता है क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मेरे पास टाइम होता ना तो आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, मैं आपको 30 या 32 पेजेस में पूरा इनके आंसर्स के साथ वीडियो बना के प्रोवाइड कर देता, जिससे कि आपका टाइम बचता और आपको समझ में भी आ जाता। मुझे पता है हार्ड पढ़ रहा होगा, समझने में प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी समझने में, तो आपको प्रॉब्लम होती ही होंगी, लेकिन क्या करें, समझना तो पड़ेगा ही क्योंकि टाइम नहीं है, ओके। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अपनी नॉलेज के लिए कुछ चीज़ गेन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं प्रॉपर्ली अपनी स्टडीज़ करता हूँ। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, लेकिन प्रॉपर्ली स्टडीज़ करता हूँ मैं, यूट्यूब से, गूगल से, विकीपीडिया से, हर जगह से बिल्कुल कंसेप्ट वाइज मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। जिनको अगर डाउट है तो जाके इंग्लिश की क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। आप समझ में आ जाएगा कि मैं किस लेवल से और किस तरीके से क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ, किस तरीके से मेरे नोट्स होते हैं, ठीक है। तो आप उन क्लासेस को ले सकते हो, आपके बेनिफिट के लिए अच्छा है। उसके बाद जो भी अच्छे से इसकी पढ़ाई करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए, लास्ट पेपर है आपका ये इस बार का, तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। उसके बाद मज़े करो, इन्जॉय करो लाइफ। थैंक यू।